नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुमित। और हम आज आपको बताने वाले हैं कि 2008 मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है उसमें प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी जो 7 आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया गया है। ये इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज आया है कोर्ट का। बहुत बड़ा पहलू है सुमित, लेकिन सबके जहन में अब एक ही सवाल है कि जो कुछ अभी तक हुआ वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन 17 साल लग गए पहली बात तो इस मामले में। अब क्योंकि 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है तो इसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर फिर इतनी बड़ी साजिश की किसने, वहां पे ब्लास्ट हुआ कैसे, और जो ये 7 आरोपी थे, फिर चाहे पुरोहित हो या फिर प्रज्ञा ठाकुर हो, क्या इन सबके साथ भी न्याय हुआ? 17 साल तो इनके भी बर्बाद हुए, फिर किसके साथ न्याय हुआ? जी हाँ, बिल्कुल किसके साथ न्याय हुआ। और जो लोग मारे गए, शायद 6 लोगों की मौत हुई थी और कई सारे लोग घायल हुए थे जी, उनके परिवारों का क्या, उनके साथ न्याय हुआ या नहीं? 100 लोग घायल हुए थे इस मामले में। देखिए, हमारे यहाँ जो अवधारणा कानून की और न्याय की जो मानी जाती है, नॉर्मली वो ये माना जाता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिसमें सबूतों के अभाव में बहुत लोगों को बरी किया जाता रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है, और अगर कोर्ट के मन में कहीं भी थोड़ी बहुत शंका होती है तो फिर वो अभियुक्तों को बरी ही करते हैं, क्योंकि उन्हें जहां भी लगता है कि ये एक एंगल ऐसा है कि जिस एंगल में यहाँ पर ये लगता नहीं कि ये आदमी अपराधी है। तो मुझे लगता है कि यही बात रही। और जिस तरीके की जो डिटेल सामने आ रही है कि जिस प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर सबसे बड़ा आरोप था कि उन्होंने बाइक दिलाई, बाइक का चेसिस नंबर तो रिकवर नहीं हो पाया। कर्नल पुरोहित के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये था कि उन्होंने आरडीएक्स लेकर आए और हमलावरों को आरडीएक्स प्रोवाइड कोर्ट ने कह दिया प्रूव नहीं हुआ। तो जो चार्जेस लगाए थे एनआईए ने, या एनआईए से पहले जो एजेंसी उसकी जांच कर रही थी, वो अपने चार्जेस, जिन चार्जेस के बेसिस पर आपने इन लोगों को आरोपी बनाया, अभियुक्त बनाया, मुलजिम बनाया, आप उनको प्रूव नहीं कर सके कोर्ट के सामने, तो निश्चित तौर पर बरी होना था। और दूसरी बात ये सुमित, एटीएस और एनआईए दोनों की चार्जशीट में बड़ा डिफरेंस कोर्ट ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये इतने बड़े लूप होल्स हैं जिसमें हम ये कह नहीं सकते कि ये लोग दोषी हैं। हाँ बिल्कुल, ये होता ही है अक्सर जो बड़े मामले होते हैं। देखिए, कोर्ट का काम होता है कि आप हर पहलू का जो है बारीकी से उसको आप इवेल्यूएट करेंगे, देखेंगे कि भाई ये क्या है। जो मैंने कहा ना कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर कोर्ट से किसी के ऊपर अपराधी या सजायाफ्ता होने की मोहर लग जाती है ना, चाहे भले ही ऊपर की कोर्ट से बरी हो जाए, लेकिन उसके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाती है। और ना सिर्फ मुश्किलें आती है बल्कि 17 साल जो आपने कहा कि जैसे प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को 17 साल लगे इनको न्याय मिलने में, ये भी बात सही है कि उनको स्टेट के साथ 17 साल जीना पड़ा। कर्नल पुरोहित का अच्छा खासा करियर था इंडियन आर्मी में, वो खत्म हुआ। उनको इस तरह के भी कई सारे बयान आए कि इनको टॉर्चर किया जाता था। प्रज्ञा ठाकुर ने कई मंचों पर ये बोला कि उन्हें रात भर जो मेल अधिकारी हैं, पुरुष अधिकारी मारते थे, उन्हें खाना नहीं दिया जाता था समय पर, उनके साथ अभद्रता की जाती थी, उन्हें गालियां दी जाती थी। और पयोधी, ये तो एक कानूनी पहलू है कि ये लोग बरी हो गए, लेकिन इसका एक पहलू और है। ये केस जो था, मालेगांव केस था, उसने भारत की राजनीति में उसका बहुत बड़ा महत्व है। भारत की राजनीति को दिशा देने में बड़ा महत्व है, क्योंकि जो टर्म था, जो एक वर्ड था हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, सैफ्रन टेरर, ये टर्म इन केसेस के बाद आया था। मुझे याद है हम लोग कवर करते थे, यूपीए की सरकार थी, ये टर्म यूज किया जाता था और इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक बेसिक केस के तौर पर दिया जाता था कि देखिए, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, हर धर्म के लोग आतंकवादी हो सकते हैं। हिंदू टेरर, हिंदू आतंकवाद, और उसका बेस बना। अच्छा, इस पर ना अभी मैं सुन रही थी सुमित, दिग्विजय सिंह कह रहे थे, तो हम तो कह रहे हैं कि ठीक है ना, भगवा आतंकवाद होता है और ना ही कोई मुस्लिम आतंकवाद होता है। हाँ, दिग्विजय के नाम पर आपने कहा, तो मैं एक बात और बता दूं, सॉरी, इस्लामिक, उन्होंने कहा कि ना, मैंने शब्द गलत बोला, उन्होंने कहा कि ना तो भगवा आतंकवाद होता है ना ही इस्लामिक आतंकवाद होता है। ठीक है, दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा मुखर थे। ये जो हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, इसकी बात होती थी, तो ये दिग्विजय सिंह काफी, मुझे याद है, यूपी की सरकार के दौरान आगे आकर बयान देते थे, बातें करते थे। और उसके बाद जो पिछला चुनाव हुआ, उस चुनाव में भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ही कैंडिडेट बनाया गया था जी, और दिग्विजय सिंह के खिलाफ कैंडिडेट बनाया गया था। तब उस समय सवाल उठे थे बीजेपी पर कि कोई, तब तक तो बरी नहीं हुई थी, कि कोई भी इंसान जो कि टेररिज्म का अक्यूज्ड ही है, सजायाफ्ता नहीं है, उनको आप कैंडिडेट कैसे बना सकते हैं। तो मुझे याद है बीजेपी की तरफ से कहा गया, शायद अमित शाह जी ने कहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कि वो एक मैसेज देने के लिए उनको कैंडिडेट बनाया गया, कि जिस तरीके से एक पूरे धर्म को बदनाम किया गया था, कि हिंदू टेरर का वर्ड किया गया। आप सोचिए, आप अगर टाइमिंग को मिलाइए
कल अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि हिंदू कोई आतंकवादी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और आज जो हिंदू आतंकवाद के तौर पर जो सबसे बड़ा एक प्रतीक के तौर पर बीजेपी के सांसद ने बोला है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता इस फैसले के आने के बाद। तो जो और हिंदू आतंकवाद के प्रतीक के साथ जिन लोगों को दिखाया जाता था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, उन लोगों को अदालत ने बरी कर दिया। लेकिन भारत की राजनीति में, क्योंकि ये वो दौर था ना 2008 में मालेगांव के ब्लास्ट हुए, उसके बाद जांच हुई, जांच में अचानक से पता चला कि लोग तो मानते थे कि सिमी के आतंकवादी, आमतौर पर उस समय एक सीरीज चल रही थी, लेकिन जब ये खुलासा हुआ कि कुछ हिंदू इसमें इन्वॉल्व है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और पूरा फोकस इस पर चला गया। अच्छा, जो जिन लोगों ने अपनों को गंवाया था, उनके जो पीड़ित थे, जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए, तो वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ। कुछ परिवार तो ऐसे हैं सुमित, जिनके शायद जो पिता अपने बेटे के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे थे, वो भी, उनका भी देहांत हो चुका है। तो यहाँ पर ये तो बहुत, एक हमारी जांच एजेंसी जो 17 सालों से एक मामले की जांच कर रही है, वो जांच एजेंसी जो अपनी चार्जशीट दाखिल करती है कोर्ट में, वो जांच एजेंसी जो ये कहती है कि उसके पास अब ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिससे वो सारे जो आरोप हैं उन्हें सिद्ध कर पाएगी, लेकिन उसी को जो कोर्ट है वो ये कह देती है कि वो कुछ भी सिद्ध कर पाने में नाकाम रही। आप सोचिए ना कि ये फिर आखिर वो बाइक कैसे आई वहां पर, इतनी मात्रा में आरडीएक्स कैसे आया वहां पर, वो ब्लास्ट कैसे हो गया वहां पर। इसकी बनाई कहानियों को हमने अदालत में ना उनके पन्ने फटते हुए, पन्ने उखड़ते हुए देखे हैं, कई बार हमने कोर्ट कवर किया है। मालूम है, पुलिस जो चार्जशीट बना के लाती है, जो कहानी बुन के लाती है, कोर्ट में उनकी धज्जियां उड़ जाती है। कोर्ट में सबूत चाहिए होता है। पुलिस चार्जशीट में अक्सर, पुलिस या जो भी जांच एजेंसी होगी, आप पुलिस ही मान के चलिए उनको, वो जो अपनी कहानी बनाकर लाते हैं किसी भी अपराध के लिए, लेकिन कोर्ट में उनके एक एक पॉइंट पर सबूत मांगा जाता है, तो अक्सर का पुलिस वो सबूत नहीं दे पाती है। यही कहानी यहाँ पर हुई है। ये बात, आप इसको एक बात ऐसे जरूर कह सकती हैं कि चलिए, पहले जो जिन लोगों ने अक्यूज बनाया उस समय यूपीए की सरकार थी, बाद में एनआईए के पास का केस आया, एनआईए को ये बीजेपी की सरकार है, वो एक अलग पहलू है, लेकिन अधिकारी तो वही है। ठीक बात, आपने कानून तो सबने समान पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें आपने जो कहानी बुनी या आपने जो आरोप लगाए कि भाई प्रज्ञा ठाकुर ने ही मोटरसाइकिल उन्हीं की थी, तो फिर कहाँ है चेसिस नंबर? आप ऐसे कह के थोड़ी कह सकते हैं कि ठीक बात है, चेसिस नंबर किसी भी वाहन की सबसे बड़ी लेकिन ये इस केस में थू हुई है। हाँ, बिल्कुल हुई है। आप देखिए ना, ये जो अभी स्क्रैपिंग वाला जो नीति चल रही है, आपको पुरानी गाड़ी, अपनी पुरानी बाइक आपको स्क्रैप करानी, तो उसमें भी चेसिस नंबर आपके पास छोड़ा जाता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक बात है, वही प्रमाण होता है, ओनरशिप का प्रमाण वही होता है। आप वो नहीं दे पाए, और दूसरी बात ये, अभी तो ये एनआईए कोर्ट ने कहा है, अभी बहुत विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट का भी विकल्प है, अगर आगे मैं कहूँ, है ना, हाई कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो अभी क्या लग रहा है कि आप, अभी तो ये भी नहीं पता कि क्या ये वाकई केस क्लोज हो जाएगा या आगे अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्लोज नहीं होते, एक बार तो केस दर्ज हो गया वो दर्ज हो जाते हैं। हमने तो देखा है, और कई केसेस ऐसे हैं जिनमें सीबीआई की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है, अचानक से 2-3 साल बाद फिर उन्हें खोल दिया जाता है। इसमें अभी इसके अगर आप लीगल पहलू को देखेंगे तो मुझे लगता है कि देखिए, ये एनआईए कोर्ट से गया है, इसको चुनौती दी जा सकती है। अगर एनआईए चाहेगी तो इसको हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है, वहां पर एक केस दोबारा खुल सकता है। हाई कोर्ट से भी अगर ये लोग बरी हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एनआईए इसको चुनौती न देना चाहे तो भी मुझे लगता है कि जो पीड़ित लोग हैं वो चुनौती दे सकते हैं हाई कोर्ट में इस फैसले को। तो बेसिकली, प्राइमरीली हम ये कह सकते हैं कि जो धब्बा एक लगा था प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित के ऊपर, वो अभी हटा है, लेकिन परेशानी उनकी खत्म नहीं हुई। एक तरीके से उन्हें ये बेनिफिट तो अब मिलेगा कि भैया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो होता है ना अयोधी, सारे जो सबूतों का पूरा जो विश्लेषण होता है, सबूतों का जो परीक्षण होता है, वो सारा ट्रायल कोर्ट में ही होता है। वहां पर एक एक चीज का परीक्षण किया जाता है, इसीलिए इतना ज्यादा वक्त लगता है ट्रायल कोर्ट में फैसला आने में। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फैसले आने में ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं, पेंडेंसी हालांकि ज्यादा है, लेकिन उतना टाइम मिलेगा कि ट्रायल कोर्ट में एक एक चीज को बारीकी से परीक्षण किया जाता है, और जो ट्रायल कोर्ट में परीक्षण हुआ है वही। अच्छा सुमित, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में कितना महत्वपूर्ण है, या फिर और इसका और क्या पहलू आप देख रहे हैं आज के इस फैसले का? राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जो टर्म जो पॉइंट किया गया था, हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, उस पर एक बहुत बड़ी ये चोट है। और आप देखिए जिस तरीके से रिएक्शंस आने शुरू हो गए, बीजेपी की लीडर्स की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं, वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर अभी चर्चा हो रही थी, आतंकवाद पर वो हो रहा था, पहलगाम को लेकर हो रहा था, पाकिस्तान को लेकर हो रहा था, और अभी फैसला आ जाना, तो मुझे लगता है इसका हम कुछ और रूप भी देखेंगे आने वाले समय में। हाँ, संभव है कि आप पार्लियामेंट में भी इस फैसले को लेकर बात हो सकती है, लेकिन देखिए, कोर्ट के फैसला है, कोर्ट के फैसले को चुनौती हायर जुडिशरी में, हायर कोर्ट में दी जा सकती है।
बाकी उस पर तो टेक्निकल टिप्पणी बात कोई नहीं कर बाकी सकता। बात नहीं की जा हाँ। सकती है, कोर्ट के फैसले की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पर बीजेपी घेरने के मोड में होगी उन सब लोगों को जिन्होंने इसे भगवा आतंकवाद का नाम देकर इस मुद्दे पर खूब राजनीतिक हाँ रोटियां हाँ सेकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं अखिलेश यादव की बाइट सुन रहा था, तो अखिलेश यादव भी बोल रहे थे कि ठीक है उन्होंने फैसला नहीं पढ़ा है, फैसला पढ़ने के बाद वो अब किसी के बताएंगे पास क्या वो होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने बार बार जो ना भगवा आतंकवाद का था, आज कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं। नहीं, कमलनाथ से पूछा अखिलेश गया यादव ने तो शायद मुझे तो लगता है कि कहा था, मेनली दिग्विजय सिंह इस मसले को कमलनाथ बहुत ने भी ज्यादा कहा उठाते था। रहे थे। हाँ कमलनाथ ने भी कहा था। हाँ। लेकिन ये मसला दरअसल ये है प्रज्ञा कि इस पूरे इशू में ये केस अपने आप में बेहद अहम है। इसमें फैसला आना इसलिए अहम है क्योंकि एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा टर्म सैफरन टेरर या हिंदू टेरर इसी केस के बाद उछाला गया था, और उसमें आज फैसला आया है 17 साल बाद। ये अपने आप में बड़ी बात है। साध्वी प्रज्ञा और गगन पुरोहित और बाकी जो जो हैं, हाँ। वो लोग निश्चित तौर पर बेहद राहत महसूस कर रहे होंगे। और उनको और उन्होंने ये कहा कि हमारे 17 साल वापस नहीं आ सकते, हमारे साथ जो हुआ हम इसे कभी भूल नहीं सकते। और ऐसे में अभी देश ये भी देख रहा है, देश ये भी जानना चाहता है तो फिर आखिर अपने देश में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे, जिन लोगों की जानें गई हैं उनके परिवार को न्याय कब मिलेगा, उन्हें कब न्याय मिलेगा, और वो 100 लोग जो घायल हुए थे जिन्होंने अपने शरीर के कई अंगों को खोया, उन्हें न्याय कब मिलेगा। इसी बात की टकटकी लगाए ये लोग भी अब कोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं। तो इसलिए हमने ये बात कही कि हो सकता है कि अब आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो विकल्प है उधर भी रुख किया जाए। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। सुमित, आपका धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।